जय बाबा बद्री विशाल। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं माना गांव। पहले तो उस गांव को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गांव को कहा कि ये तो भारत का पहला गांव है, और तब से उसे पुकारा जाने लगा भारत का प्रथम गांव। तो भारत के प्रथम गांव में हम जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये मार्केट बाबा बद्रीनाथ धाम जाने के पहले वाली है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर हम जा रहे हैं मुख्य सड़क की तरफ, लेकिन यहाँ पे हमें इच्छा हो गई कुछ खरीदी करने की। तो देखते हैं क्या खरीदारी हो रही है, आप भी देखिए। आराम से संभाल के शॉल वगैरह भी लेना है तेरे को। फिलहाल खरीदी हो रही है। मेरे को पहना के देख कैसा लगता हूँ मैं। ये दोनों सेम है। कौन सी? ऊपर का डिजाइन सेम है, नहीं, आगे का अलग है। है। ऊपर का डिजाइन सेम हाँ, है, तो ठीक है ना। आगे का अलग है। वो बोल रहा हूँ आगे का ही दिखेगा, फ्रंट का दिखेगा। कोई सी पहनना ना, वो अच्छी ये देखो कैसा लग रहा है। अच्छा, आईना है क्या आपके पास? आईना बाइक पे लेके घूमने का। टोपी बड़ी है, मुंडी छोटा है। हाँ तो थोड़ा बाल भी कम है ना। कभी कभी बाल भी बढ़ जाते हैं ना। बाल बढ़ते ही नहीं मेरे, कम होते जा रहे हैं। हाँ, मेरा सर बड़ा है। और तेरे को मस्त लग रहा है। कोई सी डाल लेना भाई साहब, ये अच्छी लगेगी। चल फाइनल कर। इसमें का और है एक। गढ़वाली टोपी खरीदी करने के बाद हम आ गए हैं मुख्य सड़क पर, मेन रोड पर। यहाँ से हम जा रहे हैं माना गांव, और माना गांव आपको भी साथ में ही चलना है, आपकी अपनी चैनल के साथ, यानी कि प्राइड 02 राइड के साथ, नेहा और करण के साथ। ये खूबसूरत नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खुला आसमान और बाजू में बहती हुई अलकनंदा नदी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए। बहुत ही मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस वक्त करीब करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं। लग रहा है कि 2 बज रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि हमें भी नहीं लग रहा। उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा ये देश का पहला गांव बन गया है। चमोली जिले में स्थित माणा गांव पौराणिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बद्रीनाथ से करीब करीब 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव सबसे अच्छा पर्यटक केंद्र है। यह सरस्वती नदी के तट पर है और ये लगभग 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि स्वर्ग की बहुत ही प्यारी अनुभूति कराता है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ ना कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का गांव यही है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में, इन सभी में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। माणा गांव से लगे कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ पर होने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और श्री गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी की भी नजर एक छोटी सी शिला पर पड़ती है। इस शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। इसके पास यह बेमपुल, पांडव इसे मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इससे स्वर्ग को जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बेमपुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजर रहे थे तब 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाट कर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। और अब हम पहुंच गए हैं वही ऐतिहासिक माणा गांव में।
माना गांव में प्रवेश हो चुका है और मैडम जी पीछे से धीरे धीरे चल के आ रही है, क्योंकि बीच बीच में कुछ दुकानें हैं जो बंद है, कुछ खुली हुई है, कुछ अध खुली है। और आपको तो पता है, जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, ज्यादातर महिलाओं को शॉपिंग का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। इनको भी कुछ ऐसा ही है। मैं आगे बढ़ रहा था और अचानक से वो आवाज देती है, रुका देती है। चलता है, होता है। हाँ, कोई दुकान खुला रहेगा तो देखते हैं। कोई एक दुपट्टे जैसी चीज इनको दिखाई दी। मुझे कहा कि ये लेना है, लेकिन दुकान तो आधी खुली आधी बंद थी। मतलब जो ओनर था वो कहीं शायद गया होगा। हमने कहा कि चलो आगे देखते हैं, कोई दुकान में अगर मिल गया देख लेंगे, ले लेंगे। और ऐसे ही सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे। कच्चे पक्के ये मकान, लकड़ी से बने हुए मकान, इन्हीं मकानों को देखते देखते, इन छोटी छोटी दुकानों को देखते, इन सामान को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आए माना गांव में। माना गांव में एक भाई हैं जो गाइड के तौर पर हमारे साथ चल रहे हैं। पीछे जो शॉप है वहाँ से कुछ चीज़ें नया ने ले ली। और आगे जो है ये भाई, सर क्या नाम है आपका? सुनील काला। सुनील काला। सुनील जो है वो हमें बताएंगे। यहाँ पे रुक जाओ, आपको ना थोड़ा सा ये पेंटिंग के बारे में बताएंगे। इनकी पूरी स्टोरी भीमपुर से है। तो ये पांडवों की पेंटिंग बना रखी है। तो पांडव जो लोग थे ना, यहीं से आगे स्वर्ग के लिए गए थे। उनके साथ जो लास्ट तक जाता ना, वो युधिष्ठिर और कुत्ता जाते। अच्छा। बाकी 4 भाई द्रौपदी जो है यहाँ से आगे के ट्रैक में मर जाते हैं धीरे धीरे। और हम लोग जा रहे हैं अभी गाँव के रास्ते से। यहाँ से थोड़ा सा कम चढ़ना पड़ेगा, गाँव देखते हुए जाएंगे, फिर ऐसा घूम जाएंगे। और ये सेब का पेड़ है सामने, एप्पल ट्री। एप्पल ट्री। एप्पल तो मैंने सुना है हर्षिल जो है वो एप्पल का हब है। हर्षिल में भी है, लेकिन यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा लगा नहीं रखा है ना। अच्छा। और ये हनुमान चट्टी पे भी होता है। ओके। यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे ना। ये जीरा है, लोकल जीरा। जीरा है? ठीक है। जीरा जीरा टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, ये भाई खा के ना, ये जीरा है। इसका फोटो निकाल के क्या करोगे? किसका? इसका फोटो निकाल के टीवी पे डालेंगे। ये वाली आंटी क्या है वो? दाल में तुड़ गए डालने के लिए। आंटी ने जंगल से लेके आई है, वो तुड़का डाल के दाल सब्जियों में। अरे वाह, वेरी गुड। प्यारी प्यारी माता जी से बात करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं भीमपुल के लिए। कौन से देवता का मंदिर है? ये क्षेत्रपाल घंटाकरण। अच्छा। जो बद्रीनाथ जी ने उनके छोटे भाई। ओके। बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल है, उनकी रक्षा करते हैं। ओके। तो अभी पूरे दिख नहीं रहे पहाड़। ये वाला जो पर्वत है ना, ये सामने पे जो दिख रहा है, जी। ये वाला है नर पर्वत। नर पर्वत है। और ये नीचे वाला है नारायण पर्वत। नारायण सामने सामने दोनों। तो नर जो है वो अर्जुन होता है, नारायण जो कृष्ण होता है। तो जिस टाइम पे ना अर्जुन और कृष्ण आए थे, अर्जुन ने इधर साइड तपस्या किया था, कृष्ण ने इधर साइड, तो उनका नाम बदल गया, वो नर नारायण। वो लोग द्वापर में आए थे। और जो बद्रीनाथ मंदिर स्थित है ना, वो है नारायण पर्वत में स्थित। और ये माना गाँव नर में, दोनों पहाड़ों के बीच में है, लेकिन नदी जो है अलकनंदा नदी, उसके इधर उधर है। और आप लोग जिस टाइम पे बद्रीनाथ पर्वत में थे, बद्रीनाथ मंदिर में थे, उस टाइम पे आप नारायण पर्वत में थे, अभी आप नर में। नर। और ये वाला जो पर्वत है ना, ये सामने पे जो दिख रहा है, हाँ, बड़ा। यह है श्यामकर्ण घोड़ा पर्वत। तो यहाँ पे बद्री विशाल जी है ना, जो उनके घोड़े के स्केच बनाए हैं। तो स्केच आपको व्यास गुफा से बताएंगे। ब्लैक कलर की बहुत सी छोटी सी दिखती है। ओके। और वो जो सामने पे मंदिर है ना, वो लाल सफ़ेद पीला, वो है नारायण जी की माता का मंदिर। तो वो वाला जो मंदिर है वो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। अच्छा। और जो बद्रीनाथ से उद्धव जी की मूर्ति है ना, जिनको नारायण जी के रूप में पूजते हैं, उनको साल में एक दिन हालात अपने माँ से मिलाने। तो यहाँ पे साल में सिर्फ एक ही दिन पूजा पाठ होता है। ये जो मंदिर खुलता है ना, वो खुलता है आपका 52 द्वादशी। 52 द्वादशी वो तिथि है जब वे श्राद्ध पक्ष सकते हैं, पितरों को पिंडदान करते, तो उस दिन खुलता है वाला। ओके। और वो सामने पे आपको वाटरफॉल दिख रहा है, हाँ। वो पहाड़ों के बीच हाँ, में हाँ, किसी हाँ, वाइट लाइन हाँ, बनी है, वह है वसुधारा वाटरफॉल। तो वहाँ पे अष्टवसु ने बहुत पहले तपस्या किया था। और वहाँ पे कहते हैं जो पापी लोग रहते हैं ना, उनको झरने के छींटे नहीं पड़ते, वो पानी के एक भी बूंदा नहीं। और जो पापी नहीं रहता उन पे पड़ता है। यहाँ से आगे वो 5 किलोमीटर दूर है। ओके। और जो पांडव लोग थे ना, इसी रास्ते से आगे स्वर्ग के लिए गए थे। तो यहीं पे उन्होंने द्रौपदी के लिए एक बड़ा सा पत्थर रख के भीमपुल बनाया था। तो हम लोग चलेंगे पहले गणेश गुफा, उसके बाद व्यास गुफा, फिर भीमपुल और सरस्वती।
इनमें से जो थोड़ा सा आपको चढ़ना पड़ेगा वो व्यास गुफा है, 200 मीटर चढ़ाई, बाकी सब सीधा सीधा ही है। और ये जो आगे नदी जा रही थी ना, ये पार्किंग पे जा रही है, हाँ। बद्रीनाथ जा रही है, यहाँ से आगे देवप्रयाग तक जो नदी जा रही है, जिसका 5 नदियों के साथ संगम होकर गंगा बनती है, वो वाली नदी है अलकनंदा नदी। और जो सरस्वती नदी है उसका जन्म स्थान भी यहीं पे, खत्म भी यही 400 मीटर पे होती है। यहाँ पे भी एक प्रयाग है, उसको बोलते हैं केशव प्रयाग, वो अभी आपको बताएंगे। और यहाँ से ऊपर है 200 मीटर पे व्यास गुफा। तो व्यास गुफा पे बैठ के वेद व्यास जी ने 17 पुराण और 4 वेद की रचना की थी। तो जब उनकी मन की शांति नहीं हुई, आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने 18 पुराण और जो महाभारत है उसको लिखवाना चाहा। तो उसके लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा जी का आह्वान किया, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को बोला गणेश जी का आह्वान करो, क्योंकि गणेश जी अच्छा लेखक कोई था नहीं। तो फिर वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया, तो गणेश जी प्रकट हुए। फिर वेद व्यास जी ने गणेश जी से बोला पुराण और महाभारत लिखनी है। गणेश जी ने कहा ठीक है, लेकिन वेद व्यास जी ने बोला मेरी एक शर्त है, अगर जो शब्द मैं बोलूँगा उसका अर्थ तुम्हें सोच समझ के लिखना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ठीक है, लेकिन गणेश जी ने भी वेद व्यास जी को बोला मेरी भी एक शर्त है, अगर आपने जहाँ से बोलना छोड़ दिया तो मैं वहाँ से लिखना छोड़ दूँगा, आपको कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। ठीक है, वेद व्यास जी ने बोला। तो इनकी जो डिस्टेंस है अभी 200 मीटर है। तो पहले शुरू किया गया था जो 18 पुराण है उसको लिखा था, वो कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद शुरू किया महाभारत। तो वेद व्यास जी व्यास गुफा से बोलते थे महाभारत, और गणेश जी गणेश गुफा पे बैठ के लिखते थे। ओहो। तो जिस टाइम पे ना लिख रहे थे वो महाभारत, तो उस टाइम पे सरस्वती माता आई जी, उनकी जो नदी की आवाज़ है ना जी, उससे वेद व्यास जी को बोलने में डिस्टर्ब हो रहा था, और गणेश जी को लिखना सुनता मैं। तो गणेश जी की कलम टूट गई थी। फिर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और दांत से लिखा। उसके बाद वेद व्यास जी ने सरस्वती को श्राप दिया, श्राप ये दिया कि यहाँ से आगे तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। तो सरस्वती नदी है जो इसीलिए ख़त्म होती है क्योंकि उनको मिला है श्राप। और जिस टाइम पे ना ये पुराण और महाभारत लिखी गई थी, उस टाइम पे बुक पेन नहीं रहता था। जैसे उस टाइम पे बुक और पेन है, तो पहले ज़माने में रहता था आपका भोजपत्र और भोजपत्र की कलम। तो जो आज से उतने 1000 साल पहले जो भोजपत्रों के जो एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज रहे ना, वो व्यास गुफा में वैसे रहे तो पत्थर बन गए। तो वहाँ पे जो पत्थर है उसकी जो आकार है, जैसी बंद बुक रहती है पेज बाई पेज टाइप में, वैसे दिखती है व्यास गुफा पे। आप लोग यहाँ पे जो व्हाइट पेड़ है ना, दिस इज वाइट पेड़, ये जो जाली में कवर है, ये जो जाली में कवर है जी, ये है भोजपत्र का पेड़। तो पहले ज़माने में ना जो महाभारत लिखते थे, इन पेड़ों की जो व्हाइट छाल है ना, इन छालों को निकाल के इन पे लिखते थे महाभारत। ये होती थी पहले ज़माने की बुक। यह है छोटा पेड़, इससे बड़े पेड़ यहाँ से आगे 8 किलोमीटर दूर पे होते हैं। और ये मतलब इनकी जितना आप घुमा के बात निकालोगे ना, जितना राउंड, उतने बड़े पेजेस निकलते हैं। ओहो, और पीका का फैदर पहन देते हैं। अच्छा, शाही क्या की बनती थी? कोई बोलते थे पत्ते को नहीं छोड़ते थे, इनको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन व्यास गुफा व्यास गुफा के लिए। भीम पुल यहाँ से लेफ्ट 300 मीटर। क्या का पेड़ है? अखरोट मिलेगा क्या? अच्छा, और व्हाइट फ्लावर दिख रहे हैं उधर से आपको? ये व्हाइट फ्लावर्स, ये आलू के वो जड़ है जो पूरा इनका ना, यहाँ वो जो ड्राई फ्रूट में आलू जो यूज होते हैं वो ड्राई फ्रूट वेजिटेबल सब्जी। अच्छा, आलू। और पीछे वो जो पेड़ है वो सारे, उनमें कोई अखरोट के कोई वैसे है अच्छा, वेस्ट। ये है अखरोट का पेड़। India's last tea shop. भारत की प्रथम चाय की दुकान। ओके। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता यह भी है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश जी के अलावा कोई नहीं जानता। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। और आज दुनिया पत्थर के इस रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। प्रथम चाय की दुकान। सर, चाय है? कितने की? 20। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम चंद्र सिंह बड़वाल। चंद्र सिंह बड़वाल, इनकी ये हिंदुस्तान में देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम में हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान। तो हम हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान में चाय पीने के लिए, सर एक चाय दे दीजिए प्लीज। प्लीज। ये बुरांस ये पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, पर हकीकत में मोदी जी ने इस दुकान को नाम दे दिया, ये हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान है। और हकीकत बात यही है कि हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान है, इसके बाद ही तो हिंदुस्तान शुरू होता है, स्टार्ट होता है। इसके आगे बॉर्डर है, लेकिन वहां तक हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि परमिशन नहीं, अलाउड नहीं है। फिलहाल चाय का लुत्फ उठाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप देखते रहिए प्राइड जीरो टू राइट नेहा और करण के साथ। बुरांस तो भाई हमारी चाय जब तक आ रही है तब तक, ये क्या है, ये रोज शरबत है? नहीं, तो बुरांस बुरहान्स उत्तराखंड का राज्य वृक्ष का है। फ्लावर, स्टेट फ्लावर जो है स्टेट उत्तराखंड का, फ्लावर। उसके फूल में से ये शरबत बनता है, इसको कहते हैं बुरहान्स। बुरहान्स। जरा टेस्ट कराइए प्लीज। बढ़िया है। कैसा लग रहा है? ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये टेस्टी है। टेस्टी है तो एक ही गिलास पियो, ज्यादा मत पीना। फिलहाल इंतजार करते हैं चाय का। तो भाई चाय का मजा लेते हैं। भारत की प्रथम चाय की दुकान बड़ी भद्रपुरी माणा, व्यास गुफा, श्री बद्रीनाथ। और यहाँ के जो ओनर है उनका नाम है चंद्र सिंह बड़वाल। चंद्र सिंह बड़वाल जी ने कैसी चाय बनाई है वो पीते हैं और फिर आपको बताते हैं। सुनील भाई क्या लग रहा है आपको, कैसी होगी चाय? पिया आपने? चाय वाकई में अच्छी है और लोग पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से, बड़ी 5 स्टार होटल में नहीं जाएगा बट यहाँ चाय पीने तो जरूर आएगा। और यहाँ तक आए हो, बद्रीनाथ तक आए हो तो यार ये बनता ही है। तो आप लोग फिलहाल आगे वीडियो देखो, मैं चाय पी रहा हूँ। नेहा जी प्लीज कैमरा घुमा दीजिए, मुझे चाय पीने दीजिए। हमारे तो बहुत पुरानी फोटोज है। पहला भारत के आखिरी दुकान के नाम से जाना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने पर इस गांव को घोषित किया प्रथम गांव, तो हमको भी बोर्ड चेंज करना पड़ा। देख गोभी कैसे दिया? गोभी कैसे दिया? अभी पूरा नहीं हुआ बेटा, अभी इतना है। अच्छा अच्छा, कितना बन जाए? इतना बनता है? ओहो, अच्छा वाह। तो आओ। दादी अम्मा शर्मा रही है लेकिन बड़े प्यारे लोग होते। भाई ये क्या है? आते रिटर्न में पहले ये पालक जैसा लग रहा है, पालक जैसा लग रहा है। चलो मतलब मस्टर्ड का तो पता है, सरसों जो है पालक है क्योंकि पत्ते दूसरे हैं ना। हाँ, और ये भी यहाँ का एक दूसरा वो होता है, फल होता है, इसको फाफर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? फाफर। ओके। और ये अभी अखरोट हो रहे हैं छोटे छोटे। अरे भाई साहब दिख गए, थोड़े दिख गए। मेरे व्यूवर्स को तो दिखा दूं यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। अरे मेरे को भी नहीं दिख रहा, किधर गया? हाँ ये रहा, दिखा। ये अखरोट है भाई, अभी तो ये कच्चे हैं, फल लगना शुरू हुआ है। और भाई सर्दियों में तो पूरा भर जाएगा ना? मतलब सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे बड़े। अच्छा, फिर तोड़ो और खाओ और जान बनाओ। अरे ये सेलेरी, सरसों। येलो वाला। ओह माय गॉड, यहाँ के लोगों का खाना पीना तो भाई प्योर है एकदम। साला अपन लोग सिटी में रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं सुनील भाई? भीमपुल और सरस्वती। चलो, भीमपुल और सरस्वती नदी। और हम इस वक्त जा रहे हैं सरस्वती मंदिर, नदी और भीमपुल। तो उसकी जो कहानी है, वैसे तो सब लोगों को शायद पता ही होगी, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी ही, लेकिन हमारे साथ हमारे गाइड है सुनील भाई, उनका नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी हमें लगता है कि हम पता कर लेंगे, हमें पता होती है, बट एक गाइड जो होता है उसको जितनी जानकारियां होती है उतनी हमें नहीं होती है। जैसे हमारे घर के बारे में हमें पता होता है, वैसे ये उनका घर है। और एक बात उनसे ये पता चली बातों में, 6 महीने वो यहाँ पर रहते हैं। और 6 महीने कहाँ जाते हो सुनील भाई? गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट से मोदी है ना, तो गोपेश्वर। तो 6 महीने यहाँ पे फुल बर्फ रहता है, कुछ भी नहीं, सब बंद रहता है, सिर्फ आर्मी होती है। तो फिलहाल हम आ रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। पहले भीमपुल जाएंगे और उसके बाद में सरस्वती नदी के बारे में। फिलहाल भीमपुल के लिए आगे चलते हैं। ये दृश्य कैसे लगे, आपसे एक विनती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं प्लीज।
कमेंट करिएगा। जय मां सरस्वती, विद्या की दात्री देवी। इनका पूजन और अर्चन करने से बल, बुद्धि और विद्या जो है वो भी बढ़ते हैं। तो मां सरस्वती की पूजन करिएगा वसंत पंचमी के शुभ दिन। फिलहाल हम ये जो शूटिंग निकाल रहे हैं और हम खड़े हैं भीमशिला पर, जिसे हम भीम पुल के नाम से भी जानते हैं। और सामने जो आप दृश्य देख रहे हो वो है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। और इस तरफ कैमरा घुमाने के बाद में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पुल के नीचे से भी अगर सरस्वती नदी का प्रवाह जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। खलखल करती ये नदी। कहा गया है कि यहाँ से 400 मीटर तक ही माँ सरस्वती जो है वो नदी स्वरूप यहाँ से बह रही है। जल स्वरूप उनका बहाव है, क्योंकि उसके बाद वेद व्यास जी ने इनको श्राप दे दिया था, जिसके बाद मतलब कि 400 मीटर के बाद ये विलुप्त हो जाती हैं। तो ये दृश्य आप देखिए और आनंद लीजिए। और हाँ, पास में जो मंदिर है वो नया वाला मंदिर बन रहा है और उसके बाद वहाँ पर माँ सरस्वती देवी जी की प्रतिमा स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। फिलहाल ये भीम पुल के नीचे दूसरी छोर का दृश्य देखिए और आनंद लीजिए। किसको भी आपने पार किया? हम इसके ऊपर से अभी नीचे आए, यहाँ से चल के हम लोग इस तरह से यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर के आए। और सुनील भाई जो है वो कह रहे हैं ये भीम पुल, ये वाला पत्थर भीम पुल है। ओके। जिस टाइम पे ना कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था जी, उसके बाद पांडव लोग गए थे स्वर्ग के लिए भोज प्राप्त करने के लिए। जी। तो जब 5 भाई पांडव स्वर्गारोहणी जा रहे थे तो बीच में सरस्वती नदी थी। राइट है। तो जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई, राइट। उसका जो बहाव था उसको देखकर डर गई थी। जी। तब भीम जी ने ये वाला पत्थर रखा द्रौपदी को नदी को क्रॉस करने के लिए। और इस पे जो लाइन से दिख रही है ना जी, जो ऐसे खड्डे खड्डे से ये भीम के उंगलियों के निशान। इधर साइड है राइट हैंड, इधर साइड है लेफ्ट हैंड, ऐसे मैं पकड़ा था। ओके। और इस पत्थर को रखने के बाद यहाँ से आगे पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहणी, इस रास्ते से आगे। तो यहाँ से आगे ना सारे भाई जो है वो मरते मरते गए, एक्सपायर होते होते गए। पहले द्रौपदी एक्सपायर होती है, फिर नकुल एक्सपायर होता है, उसके बाद सहदेव, फिर अर्जुन, और जहाँ पे ना भीम एक्सपायर होता है उस जगह को बोलते हैं सतोपंथ। तो जो सतोपंथ है वो यहाँ से आपका 25 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे ट्रैकिंग है, ट्रायंगल का लेक है। तो उस लेक में ना ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन स्नान करने आते हैं। और वो लेक कितना साफ और स्वच्छ है, जैसा कोई टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे, अगर उस लेक में कुछ भी फेंकती है कूड़ा वगैरह उसको गंदा करेंगे तो उस लेक में कूड़ा ज़्यादा देर टिकता नहीं है। अच्छा। पक्षी वगैरह आके उसको साफ करते थे या तो खुद साफ हो जाते। ओहो। इतना साफ और स्वच्छ है। और उससे आगे प्रताप का स्वर्गारोहण। तो जब युधिष्ठिर को लेने उस पर विमान आते तो उनके साथ रहते कुत्ता, तो कहते कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा। तो युधिष्ठिर कहता अगर ये कुत्ता स्वर्ग लेंगे तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे सारे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने नहीं छोड़ा। तो वो कुत्ता नहीं रहता, वो रहता यमराज, वो बात करता रूप दिखाता, वो कुत्ता बनकर उनके साथ चलना रहता और उनकी परीक्षा लेता रहता। जो पूरे शरीर के साथ जिंदा में स्वर्गीय थे वो थे युधिष्ठिर, बाकी सारी मरने के बाद। और जो आपने अभी देखा जहाँ से निकल रही थी जी जी, सरस्वती रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। ऐसे शुरू होती है खत्म होंगे 400 मीटर के ऊपर, जहाँ पे आपको समझ में आता है। राइट, जिस जगह आपने दिखाया था। और ये वाला मंदिर अभी बन रहा है, तो फिलहाल के लिए इनकी मूर्ति वहाँ पे रखी है अभ्यास, तो वो जहाँ पे आप लोग पंडित जी जी जी, पंडित जी बैठे हुए हैं। जी जी जी। कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो बहुत सारा काम हमने कर लिया है। यहाँ पर हम आए हैं और खा रहे हैं आलू के पकौड़े। आलू और मेथी है ना सिस्टर, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे आइए ना, बहुत ज्यादा डार्क आपका। हाँ अभी ओके। तो आप भाई यहाँ पर आते हो भीमशिला के पास, तो ये इनकी कैंटीन है और बहुत ही खुशबूदार पकौड़े लग रहे हैं। खा के देखते हैं फिर बताते हैं। प्लीज बताइए कैसे लग रहे हैं पकौड़े? गरम है, गरम है। कैसे? चटनी ज्यादा अच्छी है, तो चटनी का फॉर्मूला हम इनसे ले लेते हैं। मुंबई में जाके मुंबई के वड़ा पाव में ये चटनी बना कर डालेंगे, क्योंकि हमने पूरे रास्ते में देखा मुंबई या वड़ा पाव कहीं नहीं मिल रहा। तो फिलहाल आलू के पकौड़े जो है उसका लुत्फ उठाते हैं विद चटनी। दिस इज क्रिस्पी है, बट चटनी का स्वाद जो है वो वाकई में बहुत अच्छा है। रंजना जी थैंक यू सो मच इतना स्वादिष्ट खिलाने के लिए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपकी शादी होगी नहीं हुई? होने वाली है। भगवान करे आपको इतना अच्छा वर मिले कि वो खुद पका पका कर आपको खिलाए। तो
भाई उनको तो जब वर मिलेगा तब मिलेगा, हमको एक वर मिल गया है कि तुम पहले पेट पूजा कर लो। तो चलो पेट पूजा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? बुनाई। बुनाई मतलब ये क्या बना रही है, क्या होता है ये कान पे सिर पे लगाते हैं मफलर। अच्छा, ये सर्दियों में काम आता है। अच्छा, मुद्दे की बात मुझे ये बताइए, चटनी कैसे बनाते हैं? सूखी वाली मिर्च, नमक और लहसुन टमाटर को पका करके डालते हैं। सूखी वाली मिर्च कौन सी, हरी या लाल? लाल हरी जो भी। अच्छा, उसको पानी में उबालना है? उबालना नहीं, नमक मिर्च और लहसुन को पहले पीसना है, उसके बाद टमाटर को पका करके डालते हैं उसमें। अच्छा बनता है। हो गया चटनी तैयार। ये कितने टाइम अच्छा रहता तो है? ये दिस इज यम्मी चटनी। तो भाई हमने ये यात्रा यहाँ पे जो माना गांव है, माना गांव में जो देखने के स्थल है, धार्मिक स्थल, पूजनीय स्थल, वंदनीय स्थल, वहां पर गए। हमारे गाइड दोस्त सुनील भाई काला, राइट? सुनील भाई प्लीज हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ कहिए और आपका मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। कहना क्या, एक बार आ जाओ यहाँ पे, और मोबाइल नंबर है 9456554957। कभी भी आना होगा या फिर आने का प्लान होगा, एक बार कॉल कर देना, मैसेज कर देना, ये परमानेंट नंबर है। एक बार फिर से नंबर थोड़ा स्लो बता दीजिएगा। 9456554957। तो मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिएगा। कभी भी माना गांव में आप आते हो, हमसे ज्यादा जानकारी एक गाइड को होती है और ये आप सब मानते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि अब आगे बढ़ना है, वापस जोशीमठ जाना है। बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, माना गांव में जो भी धार्मिक स्थल थे उसके दर्शन हो गए। हमारे जो गाइड भाई है उनसे हाई हेलो करते हैं और यहाँ से लेते हैं विदा। पीछे जो ऊंचा पहाड़ आप देख पा रहे हो, उस पहाड़ पे नीचे है माना गांव, और हम माना गांव की स्टार्टिंग में खड़े हैं। और ये है हमारा वो साथी यामाहा FZX 150cc, जिसे लेकर हम मुंबई से आए हैं। भाई इसकी दशा देख लो क्या हो गई है। अब पहली फुर्सत में मुंबई जाके, नहीं मुंबई तो नहीं, जोशीमठ जाके इसको वॉश करवाना है। इतनी खराब कंडीशन हो गई है। ये भी कहीं ना कहीं अंदर से बोलती होगी पगले इंसान, थोड़ा खर्चा तो कर दे। कहीं पे रुकी नहीं, कहीं पे अटकी नहीं, सुपर परफॉर्मेंस दिया है। 150cc बाइक के साथ मैं और नया फुल लोडेड बाइक लेकर हम लोग आए हैं माना गांव, हिंदुस्तान का सबसे पहला गांव। और ये हमारे गाइड भैया सुनील भाई काला। सुनील भाई थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं मिलेंगे। हम नहीं मिले तो कोई और यात्री मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नया जी अब चलने का वक्त हो गया, वापस से लौट कर जाना है इस रास्ते से। कहाँ जाना है? जोशीमठ। जोश के साथ पहुंचते हैं जोशीमठ। जय बद्री विशाल। और अब हम बाबा बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद लौट कर जा रहे हैं जोशीमठ। OMG भाई, सामने दो पहाड़ों के बीच में ग्लेशियर देखो। ओहो, पहाड़ के ऊपर भी मतलब बर्फ जमा हुआ है अभी भी, लेकिन बहुत ज्यादा बादल है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप भी 4 धामों में से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्रैल से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आ सकते हैं। उसके बाद नवंबर से यहाँ पे बर्फबारी और तेज सर्दी जो है वो शुरू हो जाती है। हरिद्वार से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आपको बाय रोड आना पड़ता है, और हिंदुस्तान के किसी भी शहर से आप हरिद्वार तक बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं, बाय फ्लाइट भी आप पहुंच सकते हो। फिलहाल हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो करीब करीब 320 किलोमीटर की बताई जाती है, और ये दूरी तय करने में बाय रोड करीब करीब 10 घंटे का समय लगता है। बरसात के दिनों में इन रास्तों पर आना कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है, और वो भी खास करके 2 व्हीलर के लिए। बहुत सारी 4 व्हीलर जो है वो आती है चली जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन हम आए हैं बरसात के दिनों में, और इस वक्त ये जो रास्ते की हालत आप देख रहे हो, तो जितनी खराब इन रास्तों की हालत है उससे ज्यादा खराब मेरी हालत थी। क्योंकि एक तरफ ये उबड़ खाबड़ कीचड़ से लदे हुए भरे हुए रास्ते, बहुत सारे गड्ढे, और एक तरफ ये खाई जहां पर बहती हुई वो नदी, उसका प्रवाह, उसका तेज आवाज। बारंबार ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा था। पीछे पिलियन बैठे होने की वजह से बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी गाड़ी को हिलाते हो तो पिलियन भी डेफिनेटली हिल जाता है। तो जैसे पिलियन हिलता है तो गाड़ी को बैलेंस करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। हमारे बिल्कुल पास में से एक छोटी सी बाइक पर, कोई 100cc की बाइक थी, उस पर 2 सरदार जी जो है वो निकल गए। किस तरह निकले, क्या निकले, ये तो भगवान जाने, पर जिस स्पीड में वो निकले मतलब मेरा तो भौचक्का ही निकल गया उनको देखकर।
यामाहा FZX 150cc इस बाइक पर मैंने इतनी सारी यात्राएं की, हम दोनों इतना ज़्यादा घूमे, देव दर्शन किया, लद्दाख किया, नेपाल किया, लेकिन अभी तक एक भी बार इस गाड़ी ने कहीं पर भी हमें धोखा नहीं दिया है। मतलब क्या ही बताऊं यार, मज़ा ही आ गया। लव यू यामाहा FZX 150cc, सुपर्ब। कसम चला रहे हैं यार ये लोग, तो सॉलिड चला रहे हैं लोग। हमारी ये मेहनत आपको अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपसे एक विनती है, अनुरोध है कि अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बरसाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके बताएं। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो हम कैसे अपलोड कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई क्षति हुई हो, तो प्राइड 02 राइड नेहा और करण हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ हम ये जो मेहनत करते हैं, इस मेहनत का फल तो तभी मिलेगा जब आपका आशीर्वाद और प्यार हम पर बरसेगा। तो प्लीज आपसे अनुरोध करते हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके हम पे जरूर बरसाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय बाबा बद्री विशाल।